हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर मोशन या गति के अंतर्गत त्वरण या एक्सीलरेशन की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि त्वरण कौन सी भौतिक राशि पर, फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है और हम त्वरण को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर होता है कि त्वरण होता है, त्वरण या एक्सीलरेशन सामान्यतः वेलोसिटी एवं टाइम समय पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। त्वरण किस पे डिपेंड करेगा? वेग पर व टाइम पर। अब क्वेश्चन आता है कि यदि त्वरण टाइम पर डिपेंड करता है तब हम इसे किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं और त्वरण होता है यह टाइम के साथ कैसे चेंज होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि जब हम किसी खाली सड़क पर अपनी गाड़ी ले जाकर जाते हैं तो खाली सड़कों पर जो हमारी गाड़ी होती है, हमारी व्हीकल होती है, उसका वेग अधिक होता है। और जब हम क्राउडी एरिया में जाते हैं, बाजार वाले एरिया में जाते हैं, तब वहां पर हमारी गाड़ी का वेग अपने आप कम हो जाता है। तो क्लियर है कि जो हमारी गाड़ी होती है या व्हीकल होती है, इसका वेग, या हम बोल सकते हैं किसी वस्तु का वेग, समय के साथ परिवर्तित होता है। खाली स्थान पर वेग अधिक होता है, खाली सड़कों पर वेग अधिक होता है और बाजार में वस्तु या किसी गाड़ी का वेग कम होता है। तो वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। क्लियर हो जाता है पॉइंट। और ये जो वेग परिवर्तन की दर होती है, क्योंकि वेग समय के साथ बदल रहा है और कोई भी चीज जो समय के साथ चेंज होती है उसे हम दर बोलते हैं। तो क्लियर है, किसी वस्तु के वेग में किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन या वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। ये अपना त्वरण का सिंपल डिफाइन हो जाता है, इसकी सिंपल परिभाषा हो जाती है। क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है कि जो त्वरण होता है इसे हम कैसे व्यक्त करते हैं। तो त्वरण के लिए हम ए से व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ए एक्सीलरेशन से आता है। क्लियर हो जाता है। हम देखते हैं कि माना, थोड़ा और समझ लें यहाँ पर कि जो त्वरण है यह कौन सी राशि है, किस प्रकार की क्वांटिटीज है। तो जो त्वरण होती है इसमें दिशा होती है, क्योंकि यह वेग से संबंधित है और वेग में हमेशा दिशा होती है। कोई भी चाल जिसमें डायरेक्शन हो उसे हम वेग कहते हैं। दिशा के साथ चाल वेग कहलाती है और वेग परिवर्तन हो रहा है तो क्लियर है त्वरण में भी दिशा होगी। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि त्वरण भी एक सदिश राशि है। इसे ए से व्यक्त करते हैं। त्वरण एक सदिश या वेक्टर राशि होती है। वेक्टर क्वांटिटीज एक सदिश या वेक्टर क्वांटिटीज होती है। पॉइंट अपना ये क्लियर हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग
किसी वस्तु का, शॉर्ट में लिख दिया प्रारंभिक वेग, समय प्रारंभिक वेग, इसको इस तरह से लिख लें तो ज्यादा सही रहेगा। प्रारंभिक वेग समय t1 पर u है एवं इसी वस्तु का अंतिम वेग प्रारंभिक वेग इसे u से लिख दिया, अंतिम वेग इसे v से लिख दिया, अंतिम वेग v, समय इसको तो लिख ही दिया है आगे, अंतिम वेग समय t2 पर v है। क्लियर हो जाता है। तब वस्तु के वेग में परिवर्तन, तब वस्तु के वेग में परिवर्तन कितना होना चाहिए, और जो हम वेग में परिवर्तन निकालते हैं, निकालने के लिए हम अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तब जो अंतिम वेग आता है ये हो जाता है v, और प्रारंभिक वेग ये हो जाता है u, और वेग परिवर्तन इसे हम लिखते हैं डेल v या डेल्टा v। क्लियर है। इसी प्रकार समय में परिवर्तन निकालते हैं। वेग में लगा समय परिवर्तन, इसे हम डेल्टा t से व्यक्त करते हैं। कोई भी जो चेंज होता है उसे हम डेल्टा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा t इक्वल टू अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो क्लियर है, जो इसका अंतिम समय था अंतिम वेग पर होगा, ये था t2, प्रारंभिक समय t1। क्लियर है। तब वेग परिवर्तन की दर वेग परिवर्तन की दर, ये होता है वेग परिवर्तन की दर, ये वेग परिवर्तन अपॉन टाइम पीरियड या समय अंतराल, और समय अंतराल ये समय परिवर्तन कहलाता है। समय में परिवर्तन ये समयानंतराल कहलाता है। वेग परिवर्तन अपॉन समयानंतराल। क्लियर है। और वेग परिवर्तन की दर इसे हम त्वरण कहते हैं। क्लियर हो जाता है। तो त्वरण ए इक्वल टू आता है, यहां तक ये आया है त्वरण, तब क्लियर है। त्वरण ए इक्वल टू वेग परिवर्तन, ये आया है b माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1 इक्वल टू, इसे हम t डेल टी भी मान सकते हैं, ले सकते हैं। तब a इक्वल टू डेल v अपॉन डेल t, ये आ जाता है त्वरण का फार्मूला। क्लियर हो जाता है। यह सदिश राशि होती है, ये हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्या त्वरण के फार्मूला के लिए हम शॉर्ट में लिख सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, ये डेल वी अपॉन डेल टी त्वरण के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो इसको अब यहां पर हम रफ करते हैं। त्वरण किस पर डिपेंड करेगा? वेलोसिटी और टाइम पर। क्लियर हो गया इतना पॉइंट।
अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या त्वरण के लिए हम या एक्सीलरेशन के लिए हम किसी दूसरी डेफिनेशन के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ। त्वरण की जो सेकंड डेफिनेशन होती है उसे हम इस फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन A इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इसे हम शॉर्ट में डेल वी अपॉन डेल टी बोलते हैं। तो बेटा इतना आपको पता होना चाहिए। A इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी, यदि समय परिवर्तन डेल टी इक्वल टू 1 सेकेंड हो तब A इक्वल टू डेल वी अपॉन 1, तब A इक्वल टू हो जाता है डेल वी डेल्टा बी, अर्थात यहां पर सेकेंड भी लिख देते हैं। किसी वस्तु के वेग में 1 सेकेंड में होने वाले परिवर्तन को उसका त्वरण कहते हैं। ये त्वरण की सेकेंड डेफिनेशन हो जाती है। इसको यहां से शुरू कर लें। किसी वस्तु के वेग में 1 सेकेंड में होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है, या इसको हम उल्टी तरह से भी बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड में, यहीं से शुरू करते हैं, 1 सेकेंड में किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को एक सेकेंड में किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को उसका त्वरण कहते हैं। उसका त्वरण कहते हैं। इसकी त्वरण की सेकंड डेफिनेशन हो जाती है। अब इसका हम मात्रक फाइंड आउट करेंगे कि त्वरण के मात्रक को हम कैसे लिख सकते हैं। यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, त्वरण का मात्रक या यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, त्वरण का मात्रक। तो स्टूडेंट्स, जब हमें त्वरण का मात्रक चाहिए है तो हमें वेग का और समय का मात्रक ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो क्लियर है, ए इक्वल टू वेग का मात्रक ए होता है मीटर प्रति सेकेंड, क्लियर है। और डेल टी समय, समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है, इक्वल टू सेकेंड, तब ए इक्वल टू हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण का मात्रक हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो यहां पे बताया गया था कि त्वरण वेलोसिटी और टाइम पर डिपेंड करता है, तो कैसे डिपेंड करता है अब हम इसको भी देखते हैं, क्योंकि ये फैक्ट भी यहां पे लेना जरूरी है। इसको आप नोट करते जाएं साथ साथ, इससे आपके और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ए इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल टी, तो क्लियर है त्वरण समानुपाती होता है डेल बी के या वेग परिवर्तन के। त्वरण वेग परिवर्तन के समानुपाती रहेगा और ए व्युत्क्रमानुपाती होता है
समय परिवर्तन के। क्लियर हो जाता है। त्वरण वस्तु के वेग परिवर्तन के समानुपाती एवं इस वेग परिवर्तन में लगे समय या समय परिवर्तन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, इससे हमारा एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है। किसी वस्तु का वेग या प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। यह 2 सेकंड में बढ़कर 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। 2 सेकंड में बढ़कर 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। वस्तु के त्वरण की गणना कीजिए। इस तरह का आपको कोई क्वेश्चन मिलता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखें कि वस्तु का प्रारंभिक वेग, इसको शॉर्ट में लिख लिया थोड़ी, कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग इसे हम v से लिखते हैं, v इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और इसमें जो समय आया है, समय परिवर्तन डेल टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तब इसका जो त्वरण आता है a इक्वल टू वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतराल v माइनस यू अपॉन डेल टी। क्लियर है? तब a इक्वल टू आता है 14 माइनस 10 अपॉन 2 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वस्तु का त्वरण कितना रहेगा? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 40 माइनस 10 अपॉन 2 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? और अब यदि हम इसका जो समय था a, इसको बढ़ाकर यदि हम 5 सेकेंड कर दें, t इक्वल टू कितना कर दिया जाए? 5 सेकेंड। तब क्या होना चाहिए? अब आप इसको देखें कि त्वरण समय के व्युत्क्रमानुपाती है और समय यहाँ पे बड़ा है, तो त्वरण घटना चाहिए। इसको हम अब इसको कैलकुलेट करते हैं। a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन डेल टी। 40 माइनस 10 अपॉन 5 इक्वल टू 30 अपॉन 5 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्लियर है कि जब समय बढ़ता है या समय परिवर्तन जब बढ़ता है तब त्वरण का मान घटता है, और जब वेग परिवर्तन बढ़ता है समय नियत रहने पर तब त्वरण का मान, क्लियर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ जाएगा। तो इसको इस सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा हमने क्लियर कर लिया है। अब क्वेश्चन आता है कि एक्सीलरेशन या त्वरण कितने प्रकार का होता है या इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, त्वरण के जो टाइप है अब हम इसकी स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन।
टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन या त्वरण के प्रकार। तो जो त्वरण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर हम 5 प्रकार के जो एक्सीलरेशन है, त्वरण है, उनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहला प्रकार होता है इसका धनात्मक त्वरण, या पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन। दूसरा होता है ऋणात्मक त्वरण, एक कहलाता है नेगेटिव एक्सीलरेशन, इसको शॉर्ट में लिख दिया। और जो थर्ड होता है वह होता है जीरो एक्सीलरेशन। फोर्थ होता है एक समान त्वरण। और जो फिफ्थ होता है एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और फिफ्थ होता है असमान त्वरण, असमान नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब क्वेश्चन आता है कि जो धनात्मक त्वरण होता है या पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है, ये क्या होता है? असमान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद जो पहला त्वरण है धनात्मक त्वरण, इसको देखते हैं। धनात्मक त्वरण या पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो धनात्मक त्वरण क्या होता है? धनात्मक, इसका मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना। तो क्लियर है, जब किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा होता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, तब इस कंडीशन में इसका जो त्वरण होता है वह त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाता है। क्लियर है कि एक्सीलरेटेड मोशन या त्वरित गति का जो त्वरण होता है उसे हम धनात्मक त्वरण कहते हैं। क्लियर हो जाता है। और सिंपल वे में हम लिख सकते हैं वह त्वरण जो किसी वस्तु का वेग बढ़ाता है, एक्सीलरेटेड करता है, धनात्मक त्वरण कहलाता है। क्लियर हो जाता है। सेकंड कंडीशन ऋणात्मक त्वरण। तो ऋणात्मक त्वरण क्या होगा? यदि पॉजिटिव त्वरण किसी वस्तु का वेग बढ़ा रहा है तो नेगेटिव त्वरण किसी भी वस्तु का वेग घटाता है या वेग कम करता है। यह वस्तु का वेग कम करता है। जैसे चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाएं, जब ब्रेक लगाते हैं तब नेगेटिव त्वरण होता है, और जब हम किसी वस्तु को एक्सीलरेटेड करते हैं, एक्सीलरेटर लेते हैं किसी गाड़ी का, तब उसका वेग बढ़ता है, जो कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहलाता है। क्लियर हो जाता है। पॉजिटिव ये त्वरित गति में होगा, एक्सीलरेटेड मोशन में होगा, ये मंदन में होगा या रिटार्डेशन में होगा। इसको हम मंदन भी बोलते हैं। त्वरित गति एक्सीलरेटेड मोशन। क्लियर हो जाता है। थर्ड होता है इसका जीरो एक्सीलरेशन। तो क्लियर है, जीरो एक्सीलरेशन कब होगा? इस चीज पे आप थोड़ा ध्यान दें। शून्य त्वरण,
जब वस्तु का वेग बढ़ नहीं रहा हो और किसी भी वस्तु का वेग कम भी नहीं हो रहा हो, तब वस्तु का जो त्वरण रहेगा वह शून्य त्वरण रहेगा, अर्थात वस्तु का जो वेग परिवर्तन है वह शून्य होना चाहिए। और किस वस्तु का वेग शून्य होगा? जो वस्तु विरामावस्था में है। तो क्लियर है, जिस वस्तु का वेग शून्य होता है या वस्तु विरामावस्था में होती है तब उसका त्वरण शून्य होता है। थर्ड, इसके बाद आता है फोर्थ, एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या त्वरण, क्लियर है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किसमें होगा? एक समान गति का जो त्वरण है वह एक समान त्वरण कहलाता है, अर्थात जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसका त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है और इसे हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। या जब किसी वस्तु का वेग कैसा हो? समान। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान वेग से चलती है तब इसका त्वरण कैसा रहेगा? एक समान त्वरण। जब किसी वस्तु का वेग समान समयांतराल में क्लियर है, जब किसी वस्तु का वेग समान समयांतराल में समान रूप से परिवर्तित होता है, समान समय अंतराल में समान रूप से परिवर्तित होता है तब इसे क्या कहते हैं? एक समान त्वरण। तब इसका त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहलाता है। ए का मतलब त्वरण, ए का मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या एक समान त्वरण कहलाता है। क्लियर है? तो इसके बाद आप इसमें देखें, समान समयांतराल में समान रूप से परिवर्तित, यदि आप इसको न्यूमेरिकली फाइंड आउट करेंगे तब इसकी वैल्यू शून्य आती है, लेकिन शून्य त्वरण की कंडीशन में वस्तु सामान्यता विरामावस्था में रहती है, लेकिन जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान वेग से गतिमान होती है तब उसका त्वरण शून्य न होकर एक समान होता है। क्योंकि वेग परिवर्तन नहीं हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि इसका त्वरण भी शून्य है, इसे माना जाएगा शून्य। 6, असमान त्वरण, जब किसी वस्तु का वेग नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जब बस किसी वस्तु का वेग समान समयांतराल में असमान रूप से, यहां पे जो समान लिखा है आपको लिखना है असमान रूप से, जब किसी वस्तु का वेग समान समयांतराल में असमान रूप से परिवर्तित होता है तब इसका त्वरण नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहलाता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है कभी और ये कभी नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉइंट क्लियर हो जाता है, ये त्वरण कैसा रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लेकिन जो एक समान त्वरण हुआ, यदि वस्तु त्वरित कंडीशन में है, उसका वेग बढ़ रहा है, तब ये सदैव धनात्मक रहेगा, और जब वस्तु मंदन की अवस्था में होगी जिसका वेग कम हो रहा है तब इसका मान नेगेटिव भी रहे हो सकता है। एक समान त्वरण का धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य क्लियर हो जाता है आपका। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और इसमें
नॉन यूनिफॉर्म में पॉजिटिव भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा। इसमें दोनों रहेंगे और इसमें दोनों में से कोई एक रहेगा। और नॉन यूनिफॉर्म में इसमें दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं नहीं, दोनों होते हैं, पॉजिटिव व नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपने एक्सीलरेशन क्या होता है, कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसकी यूनिट क्या होती है, ये अदिश राशि है या सदिश है, यदि यह सदिश राशि है तो क्यों है, इन सारे फैक्टर्स की स्टडी कर ली है। त्वरण कितने प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है कि क्या त्वरण गति के नियम से संबंधित है, तो इसका आंसर है हाँ, त्वरण गति के प्रथम नियम से संबंधित होता है। त्वरण की परिभाषा या त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वह हम गति के प्रथम नियम से देते हैं। नियम नहीं, इक्वेशन। गति के समीकरण, कौन सा समीकरण, प्रथम। त्वरण गति के प्रथम समीकरण से संबंधित भी होता है। कैसे होता है तो इसको आप देख लें। त्वरण ए, वेग परिवर्तन अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय टी, क्लियर हो जाता है, अपॉन 1 करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तभी हो जाता है ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, या इसको हम लिख सकते हैं वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाता है, जो कि गति का प्रथम समीकरण है। तो क्लियर है, त्वरण की डेफिनेशन से हम गति का जो प्रथम नियम होता है उसे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि इसमें प्लस आया है तो क्लियर है कि यहाँ पर जो त्वरण है धनात्मक है, और इस कंडीशन में वस्तु का जो वेग है, वेलोसिटी है, वह बढ़ रहा है। और यदि हम लिख देते हैं v इक्वल टू यू माइनस ए टी, तब इस कंडीशन में त्वरण a ऋणात्मक होगा और इस कंडीशन में वस्तु का वेग घट रहा होता है। तो आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और यदि a इक्वल टू इसमें हम 0 कर देते हैं, त्वरण 0, तब इसमें u इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, a इक्वल टू 0 भी हो जाएगा, तब अंतिम वेग v इक्वल टू भी 0 हो जाता है। पॉइंट यहाँ पे अपना क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर जिसमें हम गति के जो नियम होते हैं उसको हम यूज भी करते हैं कि इसमें क्या होगा। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, कोई वस्तु जो विरामावस्था में है, यहां पे आपको ध्यान से समझना है, कोई वस्तु जो विरामावस्था में है, और जब वस्तु विरामावस्था में है अर्थात प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 0 है। क्लियर है। 2.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान हो जाती है। वस्तु विरामावस्था में है, इस पे हमने बल लगाया अचानक,
सडनली, तब यह 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान हो जाती है। तब गणना कीजिए कैलकुलेट कीजिए। नंबर 1, 5.0 सेकेंड बाद वस्तु का वेग। पहले हम इसी को कैलकुलेट करते हैं। 5.0 सेकेंड बाद वस्तु का वेग। ये वेग कौन सा होगा वस्तु का? वस्तु विरामावस्था में है तो क्लियर है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 00 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ए त्वरण 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? कितने समय बाद? t इक्वल टू 5.0 सेकेंड बाद वस्तु का वेग v फाइंड आउट करना है। तो क्लियर है कि यहाँ पे जो वस्तु विरामावस्था में है तो उसका त्वरण भी 0 है और फिर इसका त्वरण 2 हुआ, त्वरण बढ़ा, तो पॉइंट भी क्लियर है, वस्तु का वेग भी बढ़ना चाहिए। तब इसमें हम जो फॉर्मूला होता है वो यूज करते हैं, v इक्वल टू u प्लस at, क्योंकि त्वरण धनात्मक है। u 0 प्लस a की वैल्यू कितनी दी यहाँ पे? 2.0 इंटू टी 5 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो वस्तु का वेग कितना हो जाएगा? 5 सेकेंड बाद 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो जाता है। इसके बाद इसमें हम सेकेंड चीज भी निकालते हैं इसकी, कि वस्तु के द्वारा पांच सेकेंड में चली दूरी, वस्तु के द्वारा 5 सेकेंड में चली दूरी की गणना कीजिए। और किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, ये क्या होता है? आपने गति के समीकरण में इसको पढ़ा है। यहाँ पर हम गति के जो सेकंड समीकरण है उसका यूज करेंगे। यह s होती है, तब s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाता है। अब इसको देखते हैं। u 0 था, क्लियर है, और t कितना आया था अपना यहाँ पे? t 5। वस्तु द्वारा 5 सेकंड में चली गई दूरी t आया था 5 प्लस 1/2 a की वैल्यू थी यहाँ पे 2.0 इंटू टी कितना आया था? 5 का स्क्वायर। 0 इंटू 5 00 हो जाएगा, प्लस 2 और 2 कैंसिल, 25। तब s इक्वल टू आता है 25 मीटर। तो 5 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी 25 मीटर होती है। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है? इसके बाद इसमें थोड़ा और भी चीज निकालते हैं इसमें, कि वस्तु का त्वरण कितना दिया? 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। इसमें से हम एक चीज और क्या निकाल सकते हैं? अंतिम वेग। अंतिम वेग प्राप्त करने में कितनी दूरी चलेगी, ये दोनों आप लिख लें। इसके बाद इसके हम थर्ड पॉइंट भी लेते हैं।
कोई इसमें बनेगा कोई ना कोई क्वेश्चन, उसको बनाते हैं सवाल के लिए किसी को कि 40 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करने में वस्तु द्वारा कितनी दूरी तय होगी। मैं वस्तु द्वारा तय दूरी या चली गई दूरी s की गणना कीजिए। तो बेटा यहाँ पर जो त्वरण था, त्वरण के साथ यहाँ पर जो गति के समीकरण है उन पर भी कुछ क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप जो त्वरण वाले क्वेश्चन है वो आसानी से कर लेंगे। अभी इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, क्योंकि जो न्यूमेरिकल वाला सेक्शन होता है इससे हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। साइंटिफिक लैंग्वेज साइंटिफिक की रहेगी, उसको हम ज्यादा कहानियों के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तब उसमें कंफ्यूजन बढ़ता है और कॉन्सेप्ट भी उतने अच्छे क्लियर नहीं होते हैं, वो रेक्टिफिकेशन में वो चीज चली जाती है। क्लियर है। v इक्वल टू अंतिम वेग है v इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, चली गई दूरी s इक्वल टू फाइंड आउट करना। अब मैं भूल गया t कितना था इसमें, a तो दिया है a इक्वल टू 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t की इसमें जरूरत भी नहीं है। तब गति का तृतीय समीकरण से b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है। v स्क्वायर अंतिम वेग 40 गुणित 40 40 इंटू 40 इक्वल टू u स्क्वायर, ए 0 का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 2.0 इंटू एस, तब ये आ जाता है 0 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4s 40 इंटू 40। क्लियर है। तब s इक्वल टू 40 इंटू 40 अपॉन 4, s इक्वल टू आता है 400 मीटर। तो इससे हमारी ये इस एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इस क्वेश्चन में लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जो 3 है, तीनों का यूज हो गया है इसमें। अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और लेते हैं त्वरण वाले। इसको हम एक दूसरी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। जरूरी नहीं है कि हम प्रारंभिक वेग u माने अंतिम वेग v माने, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। यदि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तब हम इसके लिए कुछ भी लेकर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। किसी एक क्वेश्चन लेते हैं, वस्तु या पिंड का प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकेंड है। यह 4.0 सेकेंड में बढ़कर 19 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। वस्तु के त्वरण या एक्सीलरेशन की गणना कीजिए। वस्तु के त्वरण की गणना कीजिए, एक क्वेश्चन है। तो क्लियर है। अब इसको हम मानते हैं। माना वस्तु का प्रारंभिक वेग
इसको u ना मान के हम मान लेते हैं v1 इक्वल टू 5.0 मीटर पर सेकेंड। वस्तु का अंतिम वेग, इसको मान लेते हैं v2 इक्वल टू 19.0 मीटर पर सेकेंड, और इसमें लगा समय t इक्वल टू 4.0 सेकेंड। तब इसका त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन ये हो जाता है v2 माइनस v1 अपॉन t। v2 है 19.0 माइनस 5.0 अपॉन t की वैल्यू कितनी थी 4। क्लियर है? 19 माइनस 5 14 अपॉन 4। इसको आप डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 7/2 इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो जाता है? तो वस्तु का त्वरण कितना होगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर हमने u और v की जगह v1 और v2 का यूज कर लिया है, वेग परिवर्तन निकाल दिया है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अब बटे समयानंतराल अपॉन टाइम पीरियड, तो अपना त्वरण निकल आता है। तो स्टूडेंट्स अभी आपने त्वरण का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, समझ लिया है। ये जो त्वरण ऋजु रेखीय गति में होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में होता है, यह लीनियर एक्सीलरेशन कहलाता है या रेखीय त्वरण कहलाता है। इसके अगले वाले वीडियो में हम गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है इसकी स्टडी करेंगे। तो आप इस चैनल के लिए लाइक करें, वीडियो के लिए लाइक करें और चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।